इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स, ये हमेशा क्वेश्चन बनता रहा है और इसमें प्री में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप ऐसे सोचो, आफ्टर हर्ष देयर वाज ह्यूज एनार्की, लॉलेसनेस एंड पॉलिटिकल वैक्यूम। तीन वर्ड्स हैं, एक तो अराजकता थी, ठीक है, कानून नहीं था, और तीसरा राजनैतिक निर्वात हो गया था। तो यदि कहीं पर निर्वात होता है, यदि मान लीजिए यहां पर वैक्यूम है, तो यहां पर इसको भरने के लिए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? कहीं पर वैक्यूम होता है तो वहां भरने के लिए लोग पहुंचते हैं। यही पॉलिटिकल वैक्यूम था उस समय, हर्ष के बाद। और जब हर्ष के बाद ये वैक्यूम हुआ तो मेनी वॉरियर्स emerged to take the larger chunk of pie for themselves। बड़ा बड़ा हिस्सा वो चाह रहे थे अपने लिए, और इसीलिए ये समय एमर्जेंस ऑफ वॉरियर क्लास हुआ। और जब ये एमर्जेंस ऑफ वॉरियर क्लास हुआ तो सीधी सी बात है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट लगातार रहे, वॉर्स लगातार रहे, और इनमें से कुछ उभर करके सामने आ गए। यही हुआ ना, कुछ का एमरजेंस हो गया, और फिर इनको राजपुत्र कहा गया। राज प्लस पुत्र, राजपुत्र, और उसी से हो गया राजपूत। यही वर्ड हम लोग कहते हैं, यही हम पढ़ते हैं। क्यों डेवलप हो रहे हैं ये कारण आपको पता है। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल वैक्यूम था पोस्ट हर्ष। हर्ष के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम हुआ, अलग अलग वॉरियर्स अपना अपना हिस्सा चाह रहे थे, तो वो अपना जो उनमें से जीतते रहे, धीरे धीरे ऊपर आ गए, वो राजपूतों में श्रेणी में आ गए। अब इसमें देयर आर टू थ्योरीज ऑफ देयर इमर्जेंस। एक थ्योरी है फॉरेन ओरिजिन, एक थ्योरी है एबॉरिजिन्स। एक थ्योरी कौन सी है? विदेशी, और दूसरी है भारतीय। दो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो इसमें बहुत सारे जो थ्योरीज हैं, उनमें जो पहला है विदेशी मूल, फॉरेन ओरिजिन, उसमें है भंडारकर, कर्नल टॉड, क्रुक, विंसेंट स्मिथ। ये लोग कहते हैं कि ये फॉरेन ओरिजिन के थे। और दूसरा जो इंडियन ओरिजिन के कहते हैं, वो कहते हैं वैद्य और ओड़ता। दो थॉट प्रोसेस हैं। ठीक है, अब आपने दो बना दिए, उसके आगे आप दो चार पॉइंट लिख दोगे तो काम हो जाएगा। पहला आप लिखोगे कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स, बड़ी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। आज की तारीख में इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो कहते हैं कि दे राजपूत्स वर द लीनेज ऑफ शक, कुषाण एंड हूण। और विलियम क्रुक और स्मिथ कहते हैं कि देवर हूण्स एंड बिकेम राजपूत क्षत्रिय इन लेटर ईयर्स। क्लियर? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डी.आर. भंडारकर, इन्होंने कहा है इट वॉज एमलगमेशन ऑफ फॉरेन ओरिजिन पीपल इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है। दूसरी तरफ ओझा ने कहा है कि देवर द लीनेज ऑफ इंडियन क्षत्रियाज एंड देयर फिजियोग्नमी इज लाइक ओल्ड क्षत्रिय। ठीक है, ये दोनों ने कहा। अब देखो, जो कहानी ये तो हमारे पास समझ में आती कि कह दिया गया। अब यदि विदेशी होंगे तो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, अपने होंगे तो एक्सेप्टेंस होगी। यही होगा ना, एक्सेप्ट कैसे करें हम। देखो, कई जो कर्नल टॉड ने लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि साहब ये जो लोग थे ये वॉरियर्स थे, और जब ये लोग वॉरियर्स थे, योद्धा थे, तो इन्होंने तलवार के बल पर शासन लिया और फिर तलवार ही लगा दी उन्होंने गले पे।
बोले मानो कि हम तुम्हारी सोसाइटी के हैं, तुम्हारी हैं, क्षत्रिय हैं, यही कहा गया ना। वही जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स के लोग थे, जो आक्रमणकारी थे। तो हाँ भाई तुम क्षत्रिय हो। तो पहले क्या कहा, पहले इनको कर्नल टॉड कहते थे कि सोसाइटी में इनको म्लेच्छ बोलते थे। म्लेच्छ, म्लेच्छ मतलब जो नहाते धोते नहीं थे, वो बड़े बड़े लबादे पहनते थे, साफ सफाई नहीं रखते थे, तो म्लेच्छ कहे गए। भाई उधर नॉर्थ वेस्ट में बहुत ठंडक थी, तो म्लेच्छ कहे गए। आपको भी घर में डांटा जाता है, म्लेच्छ की तरह से क्यों पड़े हुए हो, चलो नहाओ धो, उठो जाओ नाश्ता करो, कहा जाता कि नहीं कहा जाता? कभी कभी कितने लोगों को कहा गया ऐसा? डांट पड़ी ऐसी कभी? हो सकता पड़ी हो, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको कहा गया कि दे आर फॉलन क्षत्रियाज। फेस देखो, म्लेच्छ कहा गया, फिर कहा गया फॉलन क्षत्रिय हैं, ये पतित क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय जैसे, लेकिन पतित हैं ये लोग, सोसाइटी लायक नहीं हमारे। और फिर जब तलवार गर्दन पे अटक गई तो कहा कि भाई दे आर राजपूत्स, कि राजपूत हैं। पूत बोलते हिंदी वाला आ गया ना, संस्कृत वाला आ गया पुत्र से। और इसलिए फॉर द सोशल एक्सेप्टेंस द प्रोसेस ऑफ इंडिजनाइजेशन वॉज परफॉर्म्ड। सामाजिक स्वीकार्यता हेतु इनका भारतीकरण करने का प्रयास किया गया। और भारतीकरण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि भैया ये देवताओं से प्रकट हुए हैं। और इसीलिए चंद्रवरदाई ने लिखा है अग्निकुंड सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अग्निकुंड। वो कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना। माउंट आबू पर एक यज्ञ हुआ, ठीक है, और ये किया था विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य ऋषियों ने। ये 2 मार्कर्स पे लिख लो बेटा, जरूरत पड़ सकती है। इसलिए नहीं कि ये मेंस में लिखना पड़ेगा, प्री में कभी आ जाए तो, ठीक है। और इसमें ये कहा गया कि टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इविल्स, डेमन्स, ठीक है, दे वर क्रिएटेड बाय वशिष्ठ। शुरुआत में प्रतिहार, चालुक्य, परमार एंड एट लास्ट चौहान, ठीक है। ऐसी कहानी हमको रामायण और महाभारत में मिल जाती है। पैरेललिज्म यदि गौर करो तो क्या हुआ था कि विश्वामित्र ने नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया, और वो नंदिनी थी वशिष्ठ की, ठीक है। तो जब इन्होंने अपहरण कर लिया तो वशिष्ठ ने नंदिनी के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सैनिक उत्पन्न कर दिए। पल्लव, द्रविड़, शक, यवन, शबर, सिंगल, खस, पुलिंद, चीन, हूण, ये सब नंदिनी से निकल आए और वो लड़े। तो आप देखो ऑलमोस्ट ऐसी ही कहानी हमको मिल रही है अग्निकुंड सिद्धांत से। तो एक पैरेललिज्म भी हमारे पास है। दिस इज टू प्रोवाइड सोशल एक्सेप्टेंस टू न्यूली इवॉल्व्ड सोशल ग्रुप्स। जो नए नए सामाजिक रूप से समूह उपस्थित हुए, उत्पन्न हुए, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता देने के लिए इस सिद्धांत को लिया गया, ठीक है। इसी तरह से कुछ लोग और कहते हैं ओरिजिन में, दशरथ शर्मा राइटर्स हैं ये, विश्वंभर शरण पाठक, जिनका नाम आप जानते हो, वीएस पाठक, ये कहते हैं कि दे एमर्ज फ्रॉम ब्राह्मण्स, ठीक है। जैसे प्रतिहार, ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी थी भद्रा, उनके वंशज थे। परमार वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण के वंशज। चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मणों के वंशज। और चंदेल, ये काशी के राजा कहते हैं कि चंदा त्रेय की लड़की से उत्पन्न हुए हैं। और कई सारे लोग कहते हैं कि बप्पा
चंपा रावल वॉज अ नागर ब्राह्मण, वही जिनके बाद में एक ही व्यक्ति हुआ जिनको आज तक हम याद करते हैं, महाराणा प्रताप। वहीं स्मिथ कहते हैं कि गोंड भर खखार ट्राइब से चंदेल, राठौर और गहड़वाल हुए हैं। ठीक है, कारण देखो ऐसा है कि पहले बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं थी हमारी सोसाइटी में, तो शादियां तो हो जाती थी, वही स्थिति जो आज है। अब स्टेटस देख के शादी होती है, तब भी स्टेटस देख के शादी होती थी। ब्राह्मण क्षत्रियों की शादी हो गई तो वो ब्रह्म क्षत्र कहलाने लगे, कहलाए कि नहीं कहलाए। और आपको पता है 2 तरह की शादियां होती थी, एक हाइपरगेमी, एक हाइपोगेमी। याद आ गया कि नहीं याद आ गया? तो ऐसी ये शादियों से उत्पन्न हुएंगे, ये बोलते हैं हमारे लोग कि भाई ठीक है, ये इंडियंस थे। तो बेसिकली यही था कि सारी जातियां जो थी, जो वॉरियर क्लास में आ गई, वो किसी भी जाति से निकल करके आ सकती, वो ब्राह्मण भी हो सकते थे, वो क्षत्रिय भी हो सकते थे, वो वैश्य भी हो सकते थे, और वो शूद्र भी हो सकते थे, वो जनजातियां भी हो सकती थी, जिनसे ये राजपूत हुए जो पावरफुल पावर सेंटर्स को डेवलप किया और इसलिए सोशली एक्सेप्टेड हो गए। आप देखो समाज में हमेशा एक्सेप्टेंस उनकी होती है जो पावरफुल होते हैं, और जो कमजोर होते जाते हैं उनको समाज तिरस्कृत करता चला जाता है। यही होता है ना। तो राजपूतों को उत्पत्ति में दोनों चीजें आप लिखोगे, लेकिन इसमें बताओगे कैसे हुआ होगा। तो एक जो सोसाइटी का है कि भाई आप ये कहोगे कि जो ये नॉर्थ वेस्ट वाले हैं ये पहले कहलाए म्लेच्छ, फिर फॉलन क्षत्रियाज, फिर उसके बाद राजपूत। एक तो ये है, ठीक। दूसरा ब्राह्मण ओरिजिन, एक ये है जो आप वशिष्ठ वगैरह की बात करते हो, हरिश्चंद्र की बात करते हो, भद्रा की बात करते हो, ठीक है, एक वो हो गए। तीसरा सोशल एसिमिलेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ राजपूत्स। दिस इज पावर स्टेटस, इसकी वजह से ये तीसरा तरीका है। तो जो उन्होंने लिख दिया वो तो तुम अलग लिख दो, लेकिन इसके बाद ये हमारा तरीका है जिसको आप लिखोगे दीज आर 3। और बेसिकली यदि कहा जाए तो राजपूत्स वर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन इंडिया हु protected India from foreign invasion, but due to certain internal weaknesses of conflicts, they failed to achieve their desired ends। यही लिखोगे ना। तो ये बाद में लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं। क्वेश्चन जो है उसका उत्तर देना अपने को, तो क्वेश्चन का उत्तर देना हमको, फिर बाद में उनका एनालिसिस नहीं करना है कि क्या हो गया था। बने तो ऐसे ही। और आप सोचो यदि राजपूत नहीं होते तो हम अभी तक होते भी नहीं। जो आप इतनी सारी बातें करते हो ना, तो राजपूतों का कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा है टू मेंटेन इंडियन हार्मनी, हिंदुइज्म एंड द एंटायर सोशल वॉर्प एंड वैफ्ट। जो सामाजिक ताना बाना मेंटेन किया है वो राजपूतों ने मेंटेन करवा दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि क्रिटिसाइज करने वाले बहुत आ जाते हैं कि साहब ये तो लड़ते रहते थे, ये तो हेडोनिस्टिक थे। हेडोनिस्टिक समझते हो ना? हेडोनिस्टिक का मतलब होता है कि आज के आज में जी लो, कल की किसको फिक्र है। ये हेडोनिज्म होता है, ठीक है। नो फ्यूचर, आज जी लो, ये हेडोनिज्म है। जितना है उतना खाया पिया उड़ाया, कल की कल देखेंगे। इसके पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं कि हेडोनिज्म ऐसे ही आया था। भाई लगातार युद्ध हो रहे हैं, लगातार। कल सवेरे युद्ध के निकलेंगे तो शाम को खुद लौटेंगे कि बॉडी लौटेगी, इसकी कोई ठिकाने हैं क्या? आप जरा सोचो ना। तो इसलिए बहुत सारी बुराइयां कई बार इसमें दिखती हैं। वाइन, वुमेन,
ये दो चीजों की बुराइयां इसमें डेवलप होती चली गई। क्यों? क्योंकि कल होगा कि नहीं होगा, तो आज जी लो जो जीना हो, यही था ना। और इसी बात की आलोचना राजपूतों के लोग कर देते हैं, अरे ये तो पीने खाने वाले लोग हैं। लेकिन कभी सोचो ना, उन्होंने कितना त्याग किया है तुमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बेसिकली हमको ये लगता है कि इट इज एसिमिलेशन। नंबर वन, थियरी ऑफ एसिमिलेशन पहला। दूसरा, थियरी ऑफ एफिनल रिलेशंस। तीसरा, थियरी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, थियरी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिवाइन ओरिजिन, दैवीय मूल के द्वारा सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। और चौथा, थियरी ऑफ ओरिजिन ड्यू टू कांस्टेंट वॉरफेयर एंड emergence of a new warrior class named as राजपूत as they used to rule। ये चार थ्योरीज हैं राजपूत के ओरिजिन की। वो दो थ्योरीज अलग हैं जो हमने पहले बता दी थी, वो तो लिखोगे ही लिखोगे। इन चार थ्योरीज को अलग से लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। इति सिद्धम।